प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग दरअसल सीख रहे हैं कि भारतीय जमहूरियत को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। ये इस सिलसिले का तीसरा वीडियो है। अगर आप इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो 2 वीडियो ज़रूर देखें, तभी जाके आपको इस वीडियो का जो मवाद है, जो कंटेंट है, वो समझ में आएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है कि आलमी तौर पर जमहूरियत को कौन से खतरात हैं, कौन से खतरे दरपेश हैं, जिसमें हमने चीन की एक मिसाल के तौर पे चीन की जमहूरियत को हमने समझने की कोशिश की थी, है ना। इसके बाद इससे दूसरे वीडियो में हमने देखा कि भारत के अंदर जमहूरियत को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें हमने नक्सलवाद की बात की थी, मजहबी तसादुम, तफरक़ा देखा था, हमने मजहबी तनाज़ात के बारे में हमने पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखने की, यानी समाजी मुश्किलात भी हैं भारतीय जमहूरियत को लागू करने के लिए, जिसमें हमने बेरोज़गारी के मसले को समझा था। तो फिर आज के इस वीडियो में उन मसाइल का हम हल कैसे कर सकते हैं, यानी भारत के अंदर जमहूरियत को अगर तक़वियत देना है, जमहूरियत को बढ़ावा देना है या जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज लेकर बैठें, वीडियो को रोककर नोट्स लिखें, दौरान तदरीस या सिखाने के दौरान जो बातें, जो मिसालें आपके पास आती हैं, उनको भी तहरीर करें। आपके अपने नोट्स होने चाहिए। सिर्फ पीपीटी अगर आप लिख रहे हैं, स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहे हैं, आप सिर्फ वो लिख रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आप अपने नोट्स भी लिखें, समरी बनाएं, अपने क्वेश्चंस आप तैयार करें, तब जाके आप क्या हो सकते हैं, मजमून में महारत हासिल कर सकते हैं। याद रहे, आप जमात 10वीं के तालिब इल्म हैं। दहम जमात एक बड़ी जमात है, तो इसलिए जिम्मेदार तालिब इल्म की तरह आपको बर्ताव करना पड़ेगा, तभी आपको इम्तिहानात में भी कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि जो भारत की जो जमहूरियत है, उसको दरपेश जो चैलेंजेस है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, अब आपके लिए सवाल है, देखिए, अगर जमहूरियत को कामयाब बनाना है तो क्या किया जा सकता है। यहाँ पर वीडियो को रोको और वीडियो में भी कमेंट करते चलो आप लोग। इस सवाल का जवाब आपने यहीं पर रोकना और पहले कमेंट करना, ताकि आपकी भी इंसाइट डेवलप होती है, आपकी भी सोच बनती है, आप अंदाजा कायम कीजिए, सही और गलत पर मत जाइए। ठीक है, क्या सवाल है आप लोगों के लिए, भारतीय जमहूरियत को कामयाब बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। जमहूरियत का तस्वुर से आप वाकिफ हैं। जमहूरियत यानी क्या, लोगों की हुकूमत है, लोगों के लिए है ना, लोगों के जरिए मुंतखब की जाती है, तो उसे हम जमहूरियत कहते हैं। तो फिर उसको हम भारत में कामयाब बनाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो रोककर आप अपना कमेंट यहाँ पर जरूर दें। ठीक है, तो भारत में अगर जमहूरियत को कामयाब बनाना है तो सबसे पहले भारत के अंदर जो फैसला साजी है, हुकूमत के जो भी फैसले होते हैं, उसके अमल में सबकी शमूलियत ज़्यादा ज़रूरी है। इस नुक्ते को हम समझते हैं कि अक्सर क्या होता है, जमहूरियत में कसरत राय को अहमियत है। कसरत राय यानी क्या, जो जमहूरियत में वही होता है, जब इलेक्शंस होते हैं, जो ज़्यादा जिनको वोट्स मिलते हैं, वो पार्टी, वो उम्मीदवार क्या होता है, जीत जाता है। तो जमहूरियत में कसरत राय को अहमियत है। तो जो भी पार्टी अक्सरियत हासिल करती है, वो हुकूमत कायम करती है, और हुकूमतों का रुझान क्या होता है कि अक्सरियतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। यानी मुल्क के अंदर जो ज़्यादा लोग हैं, जिस मज़हब के लोग ज़्यादा हैं, जिस ज़ात के लोग ज़्यादा हैं, तो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हुकूमत करती है। क्यों? क्योंकि उनको वोट हासिल करने होते हैं, उन लोगों के वोट लेने के होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप अक्सरियतों के मफाद का ही क्या कर रहे हैं, आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और अक़लियत को छोड़ दे रहे हैं। अगर अक़लियत को आप छोड़ देंगे तो जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकती। तो इससे क्या करना ज़रूरी है कि फ़ैसला साजी के अमल में अक़लियतों को भी शामिल करना ज़रूरी है। आपको अपने मुल्क में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि अक़लियतों की भी हिस्सेदारी हुकूमत में बढ़े, फ़ैसला साजी के अमल में बढ़े। ऐसा आपको माहौल बनाना पड़ेगा। बहुत सारी मतलब ऐसा होता है कि भाई अक़लियतों को इलेक्शंस के टिकट नहीं दिए जाते, उन्हें जमहूरियत में
लड़ने के मौके नहीं मिलते। अगर वो खड़े भी रहते हैं तो वो जीत नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो अक़लियत हैं, ज़्यादा लोग उनको वोट नहीं देंगे। तो मुल्क के अंदर ऐसा माहौल आपको बनाना पड़ेगा कि अक़लियतों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करना ज़रूरी है। कसरत राय पर ही अगर आप काम करेंगे, कसरत राय पर ही अगर आप काम करेंगे तो जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकती। भाई किसी एक तबके को छोड़कर आप अपने मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते। तो इसके लिए फैसला साजी के अमल में सबकी शमूलियत होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? फैसला साजी के अमल में कैसा हो? तो भाई शमूलियत होना, शामिल करना है तो हमा मजहबी शमूलियत की ज़रूरत है। हमा मजहबी से क्या मुराद है? यानी तमाम मजहबों के जितने भी मजहब हैं हमारे मुल्क के अंदर, जैसे हमने इससे पहले देखा था कि हमारे मुल्क के अंदर अलग अलग मज़ाहिब हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है। तो इन सारे मजहब के लोगों की भी फैसला साजी में शमूलियत होना चाहिए, है ना। अलग अलग जाति हैं, है ना, दलित हैं, ओबीसी हमारे पास है, पसमानदा तबकात हैं, दर्ज फहरिस्त जाति हैं, दर्ज फहरिस्त जमातें हैं, अक़लियतें हैं, ख़वातीन हैं। तो इनका भी क्या होना चाहिए? फैसला साजी में अमल उनको शामिल करना ज़रूरी है। हमारे नस्ली लोग हैं, अगर आप देखेंगे कि हमारी जो मशरक़ी रियासतें हैं जैसे मिज़ोरम, नागालैंड, वो उनकी जो जिस्मानी बनावट है वो अलग किस्म की है। तो उनका भी वैसे भी सब भारत का हिस्सा है, सब लोग भारत का हिस्सा है। तो भारत का हिस्सा है तो फिर अलग अलग नस्ल के जो लोग हैं हमारे भारत में, उनकी भी शमूलियत होना ज़रूरी है। भारत के अंदर अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं, है ना, अलग इलाक़ों के एतबार से। तो जब हुकूमत की पॉलिसी बनती है तो सारी ज़बानों को अहमियत होनी चाहिए। किसी एक ज़बान की आप अहमियत दे रहे हैं, किसी एक ज़बान को छोड़ दे रहे हैं, ये ज़बान पढ़ो, किसी एक ज़बान को आप कोई शामिल ही नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और तमाम फ़िरक़े के लोगों को भी इसमें क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। तो जब फैसले के अमल में सिर्फ अक्सरियत को अगर आप अहमियत देंगे तो जमहूरियत की जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। अगर आपको जमहूरियत की जड़ें मजबूत करना है हमारे मुल्क के अंदर, तो आपको जो भारत की जो तनव्वुर है, जो मजहबी तनव्वुर, ज़ातों का तनव्वुर, लिसानी तनव्वुर, नस्ली तनव्वुर, उस सारे तनव्वुर को मलहूज़ रखते हुए फैसला साजी के अमल में सबको शामिल करना पड़ेगा। तभी जाके भारत की में जमहूरियत पायदार हो सकती है। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि अब से इससे पहले देखिए हमने एक चैलेंज था हमारे सामने। क्या चैलेंज था? कि भारत में सियासत के अंदर मुजरिमों की तादाद बढ़ रही है। अब आप एक काम कीजिए, आप इलेक्शन कमीशन की अगर वेबसाइट पर जाएंगे और आप जितने भी हमारे भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसमें से तकरीबन 10-15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं या कई जो नुमाइंदे हैं उनका पस मंज़र मुजरिमाना पस मंज़र है। तो सियासत पर क्या होना चाहिए? सियासत में मुजरिमों पर पाबंदी होना चाहिए, जब भी जाके जमहूरियत क्या होंगी? पायदार बनेंगी, जमहूरियत की जड़ें मजबूत होंगी। क्यों मजबूत होंगी? क्योंकि लोग बगैर डरे अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर पाएंगे। किसी एक शख्स के असर और रसूख के अंदर या किसी एक शख्स का डर नहीं रहेगा उनके अंदर। तो इसलिए सियासत में क्या होना चाहिए? मुजरिमों पर पाबंदी होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भारत की अदालतें अपना काम कर रही हैं। भारत में जो अदालती निज़ाम है हमने देखा है कि भाई जैसे ताल्लुक़े के अंदर भी कोर्ट्स हैं, ज़िले लेवल पर भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हमारे पास हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे पास हैं, इसके अलावा अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हमारे पास हैं। तो भारत की जो अदालतें हैं इसमें अपना काम कर रही हैं। वो सियासत में जो अफराद, जो सियासी अफराद हैं, उनके जुर्म की जांच और सज़ा का काम अदालत करती हैं, करते आ रही हैं। तो अदालतें जो हैं जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसमें अदालतों का ज़्यादा अहम रोल है। लेकिन अहम चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर आप जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं तो सियासी पार्टियां भी इस बात पर उनका भी रोल है कि उन्होंने मुजरिमों को, जो मुजरिमाना पस मंज़र रखते हैं, उनको सियासत में उनको क्या होना चाहिए? उन पर पाबंदी आयद होना चाहिए। अगर उन पर पाबंदी रहेंगी तो जमहूरियत का अमल जो है साफ सुथरा होगा और बेखौफ होकर आम लोग जो है जमहूरियत के अंदर हिस्सा लेते रहेंगे। ठीक है, दूसरी हम क्या कर सकते हैं? समाजी और इनफरादी सतह पर शऊरी कोशिश भी करना जारी है। अक्सर और बेशतर क्या होता है, हम ये समझते हैं कि भारत के अंदर अगर जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करना है तो सिर्फ ये हुकूमत और इंतजामिया का काम है। ऐसा नहीं है।
सिर्फ हुकूमत और इंतज़ामिया तो कोशिश कर रही हैं। हुकूमत की पॉलिसियाँ होती हैं बहुत सारी जो जमहूरियत की बक़ा के लिए होती हैं, और उसको इंतज़ामिया जो है वो लागू करता है। हुकूमत की पॉलिसियों को कौन लागू करता है? इंतज़ामिया। इंतज़ामिया मतलब सरकारी अफ़सरान जो होते हैं, वो कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए समाजी और इनफरादी सतह पर भी शऊरी कोशिश होना ज़रूरी है। जैसे हम कुछ मिसाल के तौर पर लेंगे कि हुकूमत के कुछ मंसूबे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, ये तालीम से मुतालिक हुकूमत का मंसूबा है। स्वच्छ भारत अभियान है, यानी भारत के अंदर जो है सफाई की अहमियत पर ये स्वच्छ भारत अभियान काम करता है। ग्राम समृद्धि योजना है, भारत एक देही मुल्क है, देहात की तरक्की होनी चाहिए, तो देहातों की तरक्की के लिए एक स्पेशल स्कीम ये बनाई गई है, ग्राम समृद्धि योजना। इसके अलावा महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार मुहिम है ना, कि भाई जो देही देही इलाके के लोग हैं, जो देहातों के रहने वाले लोग हैं, उनको रोजगार की यकीन दहानी दिलाने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। इसी साथ साथ खुद इमदादी ग्रोह का क़याम है। तो हुकूमत के ऐसे मंसूबे होते हैं, हुकूमत की ऐसी स्कीम होती है, लेकिन इस स्कीम का फ़ायदा समाजी तौर पर या इनफरादी तौर पर लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, इसके लिए समाज के लोगों को कोशिश करना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम तालीम से मुतालिक लेंगे, सर्व शिक्षा अभियान है, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आपको मुफ्त किताबें दी जाती हैं, आपको मुफ्त यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं, है ना, शूज़ और सॉक्स आपको मिलते हैं। तो भई ये सब बच्चों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, स्कूल में इस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसे आपको कोशिश करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। अगर आप देखेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे, तो फिर समाज के आखिरी शख्स तक भी क्या होगा, हुकूमत की स्कीमों का फायदा पहुंचेगा, है ना। ग्राम समृद्धि योजना में अपने गांव में कौन कौन से काम हो रहे हैं, ग्राम समृद्धि योजना का कितना बजट आया हुआ है, क्या काम हो रहे हैं, कब तक काम होने चाहिए। हमने देखे कि जमहूरियत को ये चैलेंज है, इंतजामिया की सुस्त रवि, काम के मियार की कमी, ये हम देखते हैं। तो भाई कैसा काम हो रहा है, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो इस तरीके से समाजी सतह पर भी और इनफरादी सतह पर भी अगर आप शऊरी कोशिशें करेंगे, तब ही जाकर क्या हो सकती है, क्या मुमकिन है, ये जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो सकती हैं। इंतजामिया तो कोशिश करता है, साथ ही साथ एक और कुछ खवातीन के लिए महफूज नशिस्तें हैं हमारे पास, ठीक है। तो शऊरी कोशिश करना मतलब क्या करना, कि भाई जब खवातीन की महफूज नशिस्तें हैं, तो भाई खवातीन उतनी मुस्तहकम हो रही हैं क्या, खवातीन अपना रोल अदा कर रही हैं क्या। बहुत सारी जगह क्या होता है कि खवातीन चुनकर आती हैं, आप वो लीडर बनती हैं, गांव की सरपंच बनती हैं, मेंबर बनती हैं, लेकिन उनका काम बहुत सारा ऐसा होता है कि उनको कुछ पता ही नहीं होता। उनका काम उनके शोहर, उनके भाई या कोई भी जो है मर्द बस पेश पेश रह के वो काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर खवातीन के लिए महफूज नशिस्तें तो दी गई, लेकिन उसका फायदा खवातीन को पहुंच रहा, क्या नहीं पहुंच पाता, खवातीन फैसला नहीं ले पा रही। तो फिर जमहूरियत कैसे आएंगी, जमहूरियत बराए नाम रहेंगी। तो इसके लिए समाजी और इनफरादी सतह पर यह शऊरी कोशिश करना चाहिए, अवाम को बेदार करना ज़रूरी है कि भाई हुकूमत के मनसूबों का अवाम तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए, पहुंच मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर हमारी क्या होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करना है, भारत में जमहूरियत को कामयाब बनाना है, तो हुकूमती कामकाज की सतह पर शिरकत के मौके होना। अब देखो, हुकूमती कामकाज की सतह पर यानी क्या, काम कौन करते हैं, इन हुकूमत के जैसा भाई हमारे अगर मुल्क की मरकजी हुकूमत की बात लें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, अलग अलग वजीर होते हैं, फिर उनके अलावा रियासती दर्जे के वजीर होते हैं। तो इस तरीके से कामकाज की शिरकत पर मौके मिलने चाहिए लोगों को, शहरियों को उसमें शिरकत का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। ये जमहूरियत के लिए कैसे इसको समझने की कोशिश कि भाई हुकूमत के कामकाज पर कैसे मौके हम हासिल मिलना चाहिए शहरियों को। तो जो लोग इख्तिदार का हिस्सा नहीं बन सकते, जैसे अभी खवातीन की बात आई, या अक़लियतों की बात आई, या पसमानदा तबक़ात की बात आई, तो पसमानदा तबक़ात के लिए तो महफूज नशिस्तें हैं, अक़लियत और दर्ज फ़ैज़ ज़ातें, दर्ज फ़ैज़ जमातों के लिए तो महफूज नशिस्तें हैं, वो हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन जो इख्तिदार का हिस्सा नहीं बन सकते, वो कौन रह गए, वो रह गए अक़लियतें रह गई, या फिर ख़वातीन हो गए अगर मरकज़ी हुकूमत में हम देखे जाएंगे तो फिर उन्हीं से भी बातचीत में, उनको भी बातचीत में शामिल करना ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत के ज़रिए हुकूमती पॉलिसियाँ तय होनी चाहिए। इसकी अगर हम मिसाल अगर लेंगे, समझ लीजिए कि अब इख्तिदार की सतह पर जो है हुकूमत एक किसानों के लिए पॉलिसी बनाना चाहती है। अब
اگر حکومت ڈائریکٹلی بنا لے پالیسی تو پھر وہ کسانوں کو منظور ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر کیا ہو سکتا ہے، تنازع ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہونا، حکومت کے کام کاج کی سطح پر کسانوں کو بھی موقع دینا چاہیے کہ ہم کسانوں کے لیے ایک پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں۔ کسان کے جو الگ الگ گروہ ہیں، کسانوں کی بھی تنظیمیں ہیں ہمارے پاس، ہم نے دیکھا اس سے پہلے، کسانوں کی تنظیموں کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ اگر اساتذہ کے لیے کوئی پالیسی بنا رہی ہے حکومت، سمجھ لیجئے کہ بھی اساتذہ کے تبادلے کرنے ہیں یا اور اساتذہ کے لیے کوئی پالیسی بنا رہی ہے، تو اساتذہ کی تنظیموں کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے، اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر طلباء کے لیے بچوں کے لیے کوئی پالیسی حکومت بنا رہی ہے، تو بچوں کی جو تنظیمیں ہیں، طلباء کی جو تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں سے بات کر کے، بات چیت کا موقع دے کے ان کے لیے بھی کیا کیا جا سکتا ہے، پالیسی بنائی جا سکتی ہے۔ تو بات چیت کے ذریعے حکومت کی پالیسی اگر طے ہوں گی تو تنازعات نہیں ہوں گے۔ بہت سارے مرتبہ کیا ہوتا ہے، حکومت پالیسی بنا لیتی لیکن لوگوں کو منظور نہیں ہوتی ہے نا، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، سب کے لیے، جیسا میں بتایا، الگ الگ جو کام کاج کے لوگ ہیں ان کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پالیسی انہیں منظور نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر کیا ہوتے ہیں، تحریکیں چلتی ہیں، اس کے لیے آندولن ہوتے ہیں۔ تو پھر بات چیت کے ذریعے اگر پالیسیاں طے ہوں گی تو پھر کیا ہوتا ہے، کام کاج میں شرکت کے موقع ملتے ہیں ایسے، اور اس سے پھر کیا ہوتا، جمہوریت مضبوط ہوتی، سب لوگ خوش رہتے اس کے اندر۔ تو سب کو اگر آپ شامل کریں گے تبھی جمہوریت کی بقا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیکھیے، اب ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ حکومت نے یہ کرنا چاہیے، شہری انتظامیہ نے یہ کرنا چاہیے، وہ ہمیں بار بار سوچتے ہیں کہ حکومت نے یہ کرنا چاہیے یا انتظامیہ نے یہ کرنا چاہیے، لیکن اگر جمہوریت کی بقا کا اگر کوئی جز ہے، سب سے لازمی اگر کوئی جز ہے تو وہ ذمہ دار شہری ہے۔ ذمہ دار شہری اگر ہیں تو جمہوریت ٹک سکتی ہے، اگر شہری ہی ذمہ دار نہیں ہے تو نہیں ٹک سکتی، جمہوریت نہیں ٹک سکتی۔ تو ہم کو اپنی طور پر، ذاتی طور پر بھی اپنی زندگی میں جمہوری اقدار کو اپنانا ہوگا۔ اب جمہوری اقدار کیا ہے، تو جمہوری اقدار مطلب مساوات، آزادی، انصاف، مذہبی غیر جانبداری جیسے اقدار کا احترام کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم مذہبی غیر جانبداری کی اگر ہم بات کریں گے تو ہر انسان کو اپنا مذہب پسند ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پسند، ہم دوسرے مذہب والوں سے نفرت کرنا ہے، دوسرے مذہب والوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، غیر جانبداری اختیار کرنا پڑے گا۔ تو جب جا کے کیا ہو سکتا ہے، آپ ایک ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں۔ سمجھ لیجیے آپ کسی تنظیم کے قائد ہیں، ابھی آپ اپنے اسکول کی طلباء کی تنظیم کے قائد ہیں، جب آپ کچھ فیصلہ لے رہے ہیں تو آپ کو ان اقدار کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ بھی مساوات ہو، ہے نا، آزادی سے سب کو بولنے کا موقع ملے۔ اگر آپ سے اختلاف رائے بھی کوئی رکھتا ہے نا، رائے کا اختلاف رکھنے کی آزادی ہے، یہ جمہوری قدر ہے، تو پھر اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ اکثر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی رائے سے مختلف رائے رکھتا ہے تو ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی اپنی وہ پرسنل رائے ہو سکتی ہے، لیکن ہم جب بھی کوئی جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ بات چیت آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جمہوری اقدار کا اپنانا زیادہ لازمی ہے۔ جمہوری اقدار مطلب کون سے، مساوات، آزادی، انصاف، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذمہ دار شہری ملک کی جمہوریت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ جب آپ ذمہ دار شہری بنیں گے، آپ حکومت کی پالیسیوں پہ نظر رکھیں گے، حکومت کی نیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیں گے، پالیسی کی اچھائیاں، پالیسی کی خرابیاں جو ہے حکومت تک پہنچا دیں۔ عام رجحان یہ ہوتا ہے کہ بھئی جانے دو، آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارا کھانا پینا چل رہا ہے بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ پالیسیوں پر نظر رکھتے ہوئے یہ جمہوریت کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، آپ کو ایسے بیدار شہری بننا پڑے گا۔ جب آپ بیدار شہری رہیں گے تبھی ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کامیاب ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ بھارت میں جمہوریت کی کامیابی کے لیے کون سے امور ضروری ہیں۔ اگر بھارت میں آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کامیاب رہے، لوگوں کو مواقع ملے، بھارت کے ہر فرد کو، آخری نچلے درجے پہ جو فرد موجود ہے ان تک بھی اگر کوئی حکومت کا یا اس کو بھی ملک کا حصہ بننے کا موقع ملے تو کیا کرنا چاہیے، تو ہم نے دیکھا فیصلہ سازی میں تمام گروہوں کی شرکت ہونا چاہیے، سیاسی عمل میں مجرموں کی شرکت پر سخت پابندی ہونی چاہیے، سماجی اور انفرادی سطح پر شعوری کوشش کرنا ضروری ہے، اقتدار میں شرکت کے مواقع ملنے چاہیے تمام کو،
اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذمہ دار شہری جمہوریت کو کامیاب بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو ایگزام میں سوال آتا ہے تفصیلی جواب لکھو تو بھارت میں جمہوریت کی کامیابی کے لیے کون سے امور ضروری ہیں، تو ان نکات کے مد نظر آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے جواب کو مزین کر سکتے ہیں. تفصیل سے آپ کو لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آج کا یہ جو سبق ہے یہ اسی پر ہم لوگوں نے پڑھا کہ بھئی کیا کریں گے تو بھارتی جمہوریت، ہمارے ملک میں جمہوریت کامیاب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بات یہ ہے کہ آپ 5واں سبق پڑھ رہے ہیں، آخری آپ کی کتاب کا یہ آخری سبق ہے. تو بھئی اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بھئی سیاست کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا رجحان یہ رہتا ہے آج کے دور میں، بچوں کا، کہ بہت سارے بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، اور اسی کی طرف بہت سارا رجحان ہے. لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سیاست اگر آپ پڑھیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ سیاست کا اگر مطالعہ کیوں کرنا چاہیے تو آپ کی کتاب کے دیکھیے آخر میں یہ پیج ہے، اس پیج کا آپ اچھے سے مطالعہ کیجیے، اس میں بہت ساری باتیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں. پھر سیاست کا مطالعہ کرنے سے سب سے پہلے تو آپ کیا ہوتے ہیں، آپ کو اپنے حقوق اور فرائض سے آگہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ بھارت کے شہری ہیں تو آپ کو مسلسل سابقہ پڑتا سیاسی مسائل سے، ہر دن سابقہ پڑتا. جیسے آپ کو رہواسی پرمان پتر نکالنا ہے، جسے ہم رہائشی سرٹیفکیٹ کہیں گے، ذات کا سرٹیفکیٹ نکالنا ہے، آدھار کارڈ بنانا ہے نا، یا آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، آپ کو بجلی نہیں مل رہی تو اس کی شکایت آپ نے کہاں کرنا ہے، آپ کے گھر کے کاغذات کہاں بنائے جائیں، عوامی سہولیات کیسے حاصل کریں، صفائی ستھرائی سے متعلق کہاں پر کمپلین کرنی ہے، کہاں سے سہولت لینا ہے، حکومت کی پالیسی کا فائدہ کیسے لینا ہے. تو یہ سب اگر آپ کو سمجھنا ہے آپ کو ہر دن سیاسی مسائل سے سابقہ ہے. تو اس کے لیے سیاست کا مطالعے سے بات سمجھ میں آتی کہ اپنے حقوق کیا ہے، آپ کا حق کیا ہے، آپ بچے ہیں تو آپ کا حق کیا ہے، آپ نوجوان ہیں تو آپ کا حق کیا ہے، آپ بوڑھے ہیں تو آپ کا حق کیا ہے، آپ خواتین ہیں تو آپ کا حق کیا ہے. یہ آپ کو سیاست کے مطالعے سے آگاہی ہوتی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے فرائض بھی سمجھتے ہیں. اس ملک میں اگر ہم ہیں، بھارت کا ہم حصہ ہیں، تو بھئی بھارت کے لیے ہمارا فرض کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کی بھی آپ کو کیا ہوتی ہے، معلومات ملتی ہیں. تو سیاست کا مطالعہ تو پہلے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے، جیسا میں بھی کہہ رہا تھا کہ بہت سارے بچوں اکثر و بیشتر کدھر بہاؤ ہے لوگوں کا کہ ڈاکٹر بننا ہے اور انجینئر بننا ہے. اسی طرف بہت سارا بچوں کا رجحان ہے. لیکن سیاست کا مطالعہ بھی کریں گے تو آپ کو روزگار کے بہت سارے مواقع ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ سیاست پڑھیں گے تو روزگار کے مواقع نہیں ہیں. ابھی آپ 10ویں میں ہیں، اگر آپ 11ویں 12ویں کے میں سیاست پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ مزید سیاست کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو روزگار کے موقع ہیں. سب سے پہلے سب سے بڑا روزگار کا موقع UPSC ہے، جہاں پر جو بھارت کا سب سے بڑا ایگزام ہے، جہاں پر آپ IAS آفیسر بنتے ہیں، جیسے کلیکٹر ہیں، CEO ہیں. تو سیاست ان ایگزام جو ہے UPSC جیسے بتایا میں نے، یہ ایگزام کا نصاب کا حصہ ہے. اگر آپ کو UPSC دینا ہے تو آپ کو سیاست پڑھنا ہی ہوتا ہے، اس کا نصاب کا حصہ ہے. تو ابھی سے اگر آپ سیاست میں دلچسپی رکھیں گے تو آپ ایسے بڑے ایگزام جو ہے آسانی سے کامیاب کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر مہاراشٹر کی بات کریں گے تو مہاراشٹر میں MPSC ہوتا ہے، اس میں بھی سیاست ایک نصاب کا حصہ ہے. تو بہت بڑا نصاب کا حصہ ہے، تو آپ ابھی سے سیاست پڑھیں گے تو آپ کو اس میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ عالمی سطح پر اگر آپ سیاست میں کریئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے ملک کی یونیورسٹی میں جا کر بھی سیاست پڑھتے ہیں. جیسے انٹرنیشنل ریلیشن وہاں پر کہا جاتا ہے. دنیا کی مشہور جو یونیورسٹی ہیں جیسے آکسفورڈ ہے، ہارورڈ ہے، وہاں پر بھی آپ سیاست کا، یا جسے ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر پڑھ سکتے ہیں. لنڈن اسکول آف اکنامکس ہے ہمارے پاس، جیسے جہاں سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے پڑھائی کی، جہاں سے ہمارے اس سے پہلے وزیر اعظم تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ، انہوں نے بھی لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھائی کی. تو وہاں پر جا کر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ انٹرنیشنل ریلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے بعد آپ کو کیا مواقع رہیں گے، تو آپ کو ایک تو ٹیچنگ آپ کر سکتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، آپ پولیٹیکل سائنس یا سیاست آپ پڑھا سکتے ہیں، یونیورسٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ دیکھیے گورنمنٹ کی جو حکومت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، تو اس پالیسی کو انالائز کرنے کے لیے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے پالیسی انالائزر کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ پالیسی انالائزر کا آپ کو جاب مل سکتا ہے کہ بھئی حکومت کو پالیسی لاگو کرنا ہے یا حکومت کو پالیسی بنانا ہے، تو اس میں بھی آپ حکومت کی مدد کر سکتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو لوگ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں، سیاسیات پڑھتے ہیں، ان کو پولیٹیکل لیڈرز کے ایڈوائزر کے طور پر بھی جاب ملتی ہے. جیسے پرائم منسٹر ہے تو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر کے طور پر
कि भाई प्राइम मिनिस्टर को आप क्या करेंगे, मशवरा देंगे, सलाह देंगे कि ये ऐसी पॉलिसी करना है। तो ये सलाह कौन सा दे सकता, जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर माहिर आदमी है वही दे सकता। तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके पास आप एज अ एडवाइजर आप काम कर सकते हैं, आपको वहां जॉब के मौके हैं। ठीक है, बहुत सारे भारत के अंदर ऐसे प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप मतलब जो हुकूमत पर दबाव बनाने का काम करते हैं। जैसे किसानों के लिए एक किसानों का प्रेशर ग्रुप है, असातिज़ा का एक प्रेशर ग्रुप हो सकता है। तो ऐसे प्रेशर ग्रुप में आपको जॉब के मौके हैं। आप बता सकते हैं कि भाई जमहूरी इक़्तिदार कैसे हैं, कौन से क़वानीन हैं, किस कानून के तहत आप ये हुकूमत से डिमांड कर सकते हैं। इस तरीके की जो राय देने का काम है प्रेशर ग्रुप कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बहुत सारी, जैसे यूनिसेफ है, आलमी सतह पर अगर देखेंगे तो यूनिसेफ है या यूनेस्को है। इसके अलावा भारत के अंदर भी बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम करते हैं, हुकूमत के साथ काम कर सकते हैं, गैर सरकारी तंजीम जिसको हम कहते हैं। तो उन गैर सरकारी तंजीमों में भी जो लोग सियासियात पढ़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो मास्टर्स करे हैं, जो ग्रेजुएशन करे हैं, उनको काम के मौके हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप अच्छे मियारी आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोकल्स पढ़ लेंगे और आप ऐसा बोलेंगे मुझे अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, तो वो नहीं है। कहाँ से पढ़ें, तो आप अगर 12वीं में हैं, 10वीं में हैं, 10वीं बाद आप 11वीं 12वीं करते हैं, 12वीं के बाद एक CUET एग्जाम होता है। कौन सा एग्जाम होता है, CUET एग्जाम जो होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, भारत की जो मरकजी यूनिवर्सिटीज है, भारत में तो तकरीबन 40-42 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो मियारी, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, JNU जिसे हम कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है। ये मशहूर यूनिवर्सिटी हैं भारत के। तो भारत की इन यूनिवर्सिटियों में आप इसके ज़रिए दाखिला ले सकते हैं। अगर आप वहाँ रहते हुए पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, सियासियात पढ़ेंगे, तो आपको सियासियात में बहुत ज़्यादा अच्छा आप अपना करियर बना सकते हैं। तो सियासियात के मुताले से ये पेज आप ज़रूर पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, अपने दोस्तों को इसको समझाएं। इस पे अपना आप वीडियो बना सकते हैं बच्चे, ताकि बच्चों की बात बच्चे अच्छे समझ सकते हैं। तो आप सियासियात का मुताला क्यों करना चाहिए, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सियासियात पढ़ेंगे तो आपको रोजगार नहीं है। तो यहाँ पर ये 5वां सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। हमारा ये ब्लॉग है, आप इस ब्लॉग पर भी जाइए, वहाँ पर भी बहुत सारा आपको लर्निंग कंटेंट अवेलेबल है। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो ज़रूर हमें इत्तला दें। इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, मज़ीद उसको आप समझाने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।